नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तमाम दर्शकों का स्वागत है उनके हदी लजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शादमा हसन। दर्शकों, लक्ष्य के बिना जीवन बिना पता लिखे लिफाफे की तरह है जो कभी किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है। जी हाँ दर्शकों, ज़रा सोचिए, आपने किसी को पत्र लिखा और उसके ऊपर उसका एड्रेस नहीं लिखा तो क्या वो पत्र कभी अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा? नहीं ना। तो उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हम जीवन जी रहे हैं लेकिन बिना किसी लक्ष्य को निर्धारित किए अगर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो वो बेकार है, बेमानी है। इसलिए दर्शकों, अपने जीवन में लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करें। और जब लक्ष्य निर्धारण की बात होती है तो ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें कि आपके साथ साथ औरों की भी भलाई हो। और जब बात अपने साथ साथ औरों की भलाई की होती है तो हमें एक विशाल हृदय और एक पॉजिटिव माइंड की ज़रूरत होती है। और दर्शकों, जानते हैं ये पॉजिटिव माइंड हमें कहाँ से मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये पॉजिटिव माइंड हमें मिलता है अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को सुनने से, समझने से और अपने जीवन में शामिल करने से। और वो पॉजिटिव बातें अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हों तो क्या कहने। इसलिए अपने पहले सेगमेंट के माध्यम से मैं आपको दिखाती हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनमोल वचन। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं अपने आज के बेहद ही खास मेहमान का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं और साथ ही आपको दर्शकों से मेरा परिचय कराने के लिए भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ बिहार बिहान के समस्त दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। जी, आज कई सारी समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं। अगर बात की जाए, अगर वर्तमान को ही लें हम, तो अभी अप्रैल के महीने में ही जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस तो कहीं 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आज अर्थ डे है और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर बातें कर रहे हैं कि किस तरह से हम उसे छुटकारा पा सकते हैं। फ़िलहाल आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों ने जो अनदेखी की है प्रकृति की, आगे बढ़ने की होड़ में हमने बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा किया है। उस अनदेखी का हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? पृथ्वी पर सभी एबायोटिक और बायोटिक, मतलब कि जैविक और अजैविक दोनों के सम्मिश्रण से ही इस इकोसिस्टम का, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है जी। इनमें से किसी भी कंपोनेंट, यानी कि एबायोटिक हो या बायोटिक हो, उसमें अगर कोई कमी आती है तो उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। जैसे कि ऑक्सीजन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये एबायोटिक फैक्टर है। और कोई भी सजीव प्राणी जीवित रहने के लिए, सभी सजीव प्राणी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन पे ही डिपेंड रहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भोजन बनाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि कार्यों के लिए या अन्य दैनिक उपयोग के लिए जल पे निर्भर रहते हैं। जल भी एक अजैविक या एबायोटिक फैक्टर है, कारक है। फिर उसके बाद भूमि, जिस पे हम खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, तो इन सब रिसोर्सेज का, अगर नेचुरल रिसोर्सेज का अगर हम इनको अगर हम पॉल्यूट कर देते हैं तो वो बाद में यूज़ के लायक नहीं रह पाती है। बिल्कुल। तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। ये खामियाजा केवल मानव को ही नहीं बल्कि उस रिसोर्स में, जैसे कि वाटर है, एयर है या फिर सॉइल है, तो इनमें रहने वाले जीव जंतु को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और भुगत भी रहे हैं जी। और लोग भुगत भी रहे हैं ऐसे खामियाजा। ये जो अचानक से आपने बताया टेम्परेचर इस अप्रैल के महीने में, अभी आधी अप्रैल जस्ट बीती है, इस अप्रैल के महीने में 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान का जाना इस बात का सूचक है कि हमने अपने पर्यावरण को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के चलते ये सब कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी अनदेखी इंसानों ने की है और प्रकृति के नियम से छेड़छाड़ की है, जिसका खामियाजा शायद हम बहुत हद तक भुगत रहे हैं और अगर अभी सचेत नहीं हुए तो इसका और बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता जी, है। जी। तो इसके लिए जन जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आज के दिन को मनाया भी जाता है, अर्थ डे को मनाया जाता है, ताकि लोगों तक पृथ्वी के महत्व को समझाने का प्रयास किया जा सके। तो जन जागरूकता किस तरह से हम फैलाएं, किस तरह से लोगों को जागरूक और किया जा सके ताकि अपने पृथ्वी को संरक्षित करने में उनका अहम योगदान जो है वो भी शामिल हो सके, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जन जागरूकता का मतलब जनता को जागरूक करना होता है। और हमारे यहाँ देखते हैं हम लोग कि अधिकांश जो जागरूकता कार्यक्रम होता है वो एसी चैम्बर्स में, एसी ऑफिसेज में या सेमिनार हॉल में बैठ के हम लोग जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। जागरूकता का उद्देश्य जनता को जागरूक करना है, तो हमें जनता के पास जाना होगा, ग्रास रूट लेवल पर जाके लोगों को जागरूक करना होगा। तभी हम लोगों को जिस चीज़ के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं वो जागरूक होंगे। जी बेशक, जहाँ तक जागरूकता की बात है, सरकार बहुत से ऐसे कार्यक्रम करती है, आयोजन होता है उन कार्यक्रमों का जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन आम आदमी की अगर बात की जाए तो वो एक आम व्यक्ति जो घर बैठा है वो ये सोचता है कि मेरे एक अकेले करने से क्या होगा। जब तक कि ये सोच नहीं बदलेगी कि हम अपना अपना योगदान दें, तब तक इस अभियान का कोई मतलब नहीं होगा। जब तक कि लोगों की सोच बदलनी होगी कि आप अकेले ही अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो शायद आपके एक एक कदम मिलकर एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो ऐसे में उस आम व्यक्ति के लिए मेरा ये सवाल है, हमारी बहुत सारी महिला दर्शक भी इस वक्त हमें देख रही होंगी, तो उनके लिए भी ये मेरा सवाल है कि वो ऐसे कौन से छोटे छोटे कार्य अपने घर पे कर सकती हैं जिससे वो पृथ्वी को संरक्षित करने में अपना योगदान दे सकती हैं। हमारी महिला दर्शकों के लिए घरेलू कार्य जो होते हैं वो किस तरह से उनका निष्पादन करें कि वो अपना योगदान दें, आप बताएं। जी हाँ बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण में, प्रकृति के संरक्षण में सबों की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। इसमें महिलाएं, पुरुष, छात्र और सभी मिलकर जागरूक या पृथ्वी को या प्रकृति को संरक्षित करने का काम कर सकते हैं। यह इंडिविजुअली भी, अगर व्यक्तिगत रूप से भी लोग करते हैं तो ये छोटी छोटी कदम, छोटे छोटे स्टेप्स बाद में चल के काफ़ी अच्छा कर सकता है। जैसे महिलाओं के लिए है कि किचन में खाना बनाने के समय बहुत सारे ऑर्गेनिक वास्ट निकलते हैं, तो उन ऑर्गेनिक वास्ट को बायो फर्टिलाइज़र के रूप में किचन गार्डन में यूज कर सकते हैं। महिलाएं अपने बालकोनी में, टेरेस में या अपने घर के कैंपस में किचन गार्डन लगा सकती हैं। छतों पे रूफ टॉप गार्डनिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद घरों में जनरली किचन में जो आरओ फिल्टर लगा होता है पानी को फिल्टर करने के लिए, जिसे हम सेवन करते हैं, तो उसमें काफ़ी पानी बर्बाद भी हो जाता है। उस पानी को अगर हम संचित करके बर्तन साफ़ करने में या कपड़े धोने में या फिर घर को साफ़ करने में या फूलों में पटाने के लिए, फूलों में सिंचाई करने के लिए अगर उसका उपयोग करते हैं तो इससे भी थोड़ी थोड़ी मतलब हम लोग बचत कर सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं। महिलाएं, चूँकि काफ़ी महिलाएं, जो अधिकांश महिलाएं हैं हमारे समाज में, वो घरों में रहती हैं, ज़्यादातर गृहिणी होती हैं, तो वो घर में अनावश्यक रूप से बिजली को चेक करते रह सकती हैं। जैसे कि अगर किसी रूम में कोई नहीं है तो उसमें पंखा या बिजली बल्ब जल रहा है तो उसको स्विच ऑफ कर देना, बिना काम के उसको उपयोग नहीं करना। इन सब छोटे छोटे स्टेप से हम बड़ा काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो आपने टिप्स दी हमारे महिला दर्शकों के लिए। अगर पुरुष दर्शक जो हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो जब किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं? छोटे छोटे जो कदम होते हैं, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, वो किन किन बातों को ध्यान रखें ताकि वो अपना योगदान दे सकें? जी, पुरुष भी अपना योगदान दे सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। अगर प्रत्येक पुरुष अगर अपना योगदान दे तो भी एक बड़ा चेंज आ सकता है समाज में पर्यावरण के लिए। जैसे अगर हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, बाज़ार जा रहे हैं, तो सब्ज़ी खरीदने के लिए हम बाइक का यूज़ नहीं किए, हम पैदल चले गए या फिर साइकिल का प्रयोग किए। इससे भी ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम एक सॉल्व होगा और दूसरा कि पेट्रोल डीजल की खपत मतलब कम होगी और पॉल्यूशन भी कम होगा।
तो अगर सब कोई अगर ये सोचे, सभी पुरुष ये सोचे, तो काफ़ी हद तक इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावे अगर हम सार्वजनिक वाहन का यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम अगर अकेले कहीं जाना हो तो हम कार ले लिए, बाइक ले लिए, तो उससे अच्छा है कि हम सार्वजनिक जो परिवहन का साधन है, जैसे बस है या ट्रेन है, तो हम उसका ज़्यादा उपयोग करें। उसके बाद पुरुष है तो पुरुष आपको ये वृक्षारोपण कर सकते हैं, लोगों को और लोगों को भी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी जागरूक कर सकता है। उसके बाद घरों में, चूँकि पुरुष सभी खर्च करने में पुरुष का ही योगदान रहता है, तो घरों में छतों के ऊपर सोलर पैनल का, सोलर प्लेट्स का यूज़, मतलब आज के समय में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में घरों में सोलर प्लेट का यूज करना चाहिए, है ना जी। तो ये सब कुछ योगदान है जिसके द्वारा पुरुष भी अपना योगदान दे सकते हैं। जी ज़रूर। साथ ही साथ हम अगर आज के समय में पेट्रोल और डीजल इतनी महंगी हो गई है अभी, तो हम इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद के उसको कम कर सकते हैं। ये सब कुछ उपाय हैं जिसको पुरुष अपना के पर्यावरण के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। जी ज़रूर। यहाँ पर एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब भी पुरुष, हमारे जो दर्शक हैं, वो अगर मार्केट जाएं तो एक थैला भी ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि पॉलीथीन ज़्यादा यूज़ ना करें और जितना हो सके अपने थैले का प्रयोग करें। दर्शकों, डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने बहुत अच्छे और यूज़फुल टिप्स दिए हैं जिसे अपनाकर हम सब अपना योगदान पृथ्वी को संरक्षित करने में दे सकते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि हर साल पृथ्वी दिवस पर एक थीम होती है और इस साल की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी कि अपने ग्रह में निवेश करें। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। दरअसल 1970 में पहली बार 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया गया था सबसे पहले। उसकी पटकथा काफ़ी पहले लिखी जा चुकी थी। दरअसल 1950 के दशक में अमेरिका में ऑटोमोबाइल्स की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी जी। जिसके चलते वहाँ के एयर में काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैसेस भर चुकी थी, और साथ ही साथ उसका साथ देने के लिए जो औद्योगिक कल कारखाने थे उनसे निकलने वाली जहरीली गैसें वो भी उस वायु में मिल चुकी थी। और उस समय अमेरिका में ये जहरीली जो गैसेस थी, हवा थी, वो पूरे वायुमंडल को दूषित कर चुकी थी, और अमेरिका वाले उसको स्मेल ऑफ प्रोस्पेरिटी के रूप में मानते थे जी। और फिर उसी के आसपास 1962 ईस्वी में राचेल कार्सन की एक बुक आई थी, पब्लिश्ड हुई थी 1962 में, जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। उस पुस्तक में पहली बार पर्यावरण संबंधी मुद्दों को विस्तार से चर्चा किया गया था और लोगों को जागरूक करने के लिए भी, क्योंकि पर्यावरण पर और मानव के स्वास्थ्य पर, लोक स्वास्थ्य पर प्रदूषण का क्या असर पड़ता है, ये सब बातें उस पुस्तक ने अवेयरनेस के माध्यम से उठाई थी। फिर उसके बाद 1970 में पहली बार कुछ पर्यावरणविदों ने मिलकर पहली बार पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय लिया। फिर धीरे धीरे सभी देशों में इसको मनाया जाने लगा और आज के समय, आज वर्तमान स्थिति में, वर्तमान में समस्त पृथ्वी में जितने भी 190 प्लस देश हैं उन सब में मनाया जाता है, और लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा एनजीओ और लगभग बहुत सारे मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति भी इसको मनाते हैं, अपने अपने तरीके से मनाते हैं। कहीं वृक्षारोपण करके, कहीं सफाई करके, क्लीन अप, कोस्टल क्लीन अप, नदी को क्लीन करके, या बहुत तरीके हैं इसको मनाने का। तो पहली बार 2000 जो वर्तमान में इस वर्ष जो हम आज के दिन पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, तो इसका थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है, यानी कि हम अपने प्लैनेट में, अपने ग्रह में, अपने पृथ्वी के लिए क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले साल का थीम था रिस्टोर आवर अर्थ, और 2020 का था क्लाइमेट एक्शन, और 2019 का थीम था, अर्थ डे का थीम था प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। तो प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नया एक थीम होता है, उसको मद्देनज़र रख के हम वो एक्शन, पूरे साल भर वो एक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं। जैसे कि हम अपने प्लेनेट के लिए क्या कर सकते हैं, तो अभी आपने भी बताया कि प्लास्टिक का कम यूज करना चाहिए। तो प्लास्टिक अभी के समय में एक
अगर पृथ्वी प्रदूषित हो रही है तो इसमें प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा योगदान है। जी। प्लास्टिक अल्टीमेटली ये जाके किसी न किसी मतलब अल्टीमेटली इसका जो जी। लास्ट पोजीशन होता है वो जाके ये समुद्र में मिलता है। और समुद्री जीव नदी में, जो रिवर में, वाटर बॉडी में, किसी भी वाटर बॉडी में, रिवर हो, लेक हो या ओशियन हो, तो वहाँ के जीव, जो जलीय जीव हैं, उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक होता है। अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें ह्यूमन प्लासेंटा में जी। प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक भी पाया गया है। और कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें मानव के ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक देखा गया, पाया गया। ये तो तो काफी ये गंभीर एकदम विषय है। अलार्मिंग सिचुएशन आ गया है। अगर हम सभी लोग मिलकर प्लास्टिक का यूज कम कर दे, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जैसे सब्जी लेने गए तो 5 सब्जी लिए तो 5 तरह का प्लास्टिक, 5 जी। प्लास्टिक हमको मिलता है, तो हम उससे बचने के लिए घर से खादी का या कपड़े का थैला लेके जा सकते हैं। इसके अलावे सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल, उसकी जगह पे हम स्टील का बोतल, स्टेनलेस स्टील का बोतल यूज कर सकते हैं। उसके अलावे बहुत सारे उपाय हैं। प्लास्टिक को जलाना भी नहीं चाहिए, उससे हार्मफुल जी। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस निकलते हैं और जो स्वास्थ्य के साथ साथ, मानव स्वास्थ्य और दूसरे जीवों के साथ साथ, स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी काफ़ी दूषित करते हैं। और इसी से ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिघटनाएं घट रही हैं और उसका आप देख रही हैं कि टेम्परेचर इस मार्च और अप्रैल के महीने में 45 प्लस या 40 के आसपास रह रहा है। तो आने वाले समय में ये कितना जाएगा कोई अंदाज नहीं लगा सकते हैं। आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार नेक्स्ट कुछ वर्षों में पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। तो इसको अगर कम करना है, इस 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को अगर कम करना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करना होगा, डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, फॉरेस्ट फायर, ये सबको पे लगाम लगाना होगा। जी बेशक, और हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अपनी भागीदारी निभानी होगी, सुनिश्चित करनी तब होगी। जाकर हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आपसे बोलना चाहूँगी कि वेटलैंड्स यानी झीलों का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे लिए भी, जलीय पौधों के लिए भी, उसमें रहने वाले पक्षियों के लिए भी, और एक ख़ास तरह की वनस्पतियों के लिए भी वेटलैंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन आज के दौर में उन जगहों की बहुत ज़्यादा अनदेखी की गई है, उन जगहों का दूसरी चीज़ों में उपयोग किया जाने लगा है, या तो उसे भरकर हम वहाँ पर इमारतें या फिर कमर्शियल यूज़ करने लगे हैं, या फिर उसमें गंदगी, कचरा डालने लगे हैं। तो इसे किस तरह से देखते हैं आप? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे जीवन पर? वेटलैंड्स को हम लोगों ने वास्ट लैंड बना दिया है। जी। समाज, परिवार या शहर के जितना कचरा होता है उसको हम लोग वेटलैंड्स, अगल बगल के वेटलैंड्स में डाल देते हैं। एक्चुअली वेटलैंड्स हमारे यहाँ की मतलब पाए जाने वाले जितने भी इकोसिस्टम होते हैं, तो वेटलैंड इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है। इसमें तरह तरह के पशु, पक्षी, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर अकशेरुकी जंतु भी रहते हैं, वास करते हैं, जो एक स्वस्थ वेटलैंड के सूचक होते हैं। किसी वेटलैंड में अगर प्रचुर मात्रा में पशु, पक्षी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये आपको इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स पाए जाते हैं और अकशेरुकी जंतु, तो वो उसके लिए अच्छा सूचक होता है। वेटलैंड्स मानव के लिए काफ़ी योगदान देते हैं। जैसे हम लोग वेटलैंड को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक भंडार भी मानते हैं, क्योंकि उसमें बहुत तरह के जीव जंतु रहते हैं, जैसे मछलियाँ रहती हैं, कछुए पाए जाते हैं, उसके अलावा बहुत तरह के बर्ड्स भी, माइग्रेटरी बर्ड्स या बर्ड्स जो प्रवासी पक्षी आके उसमें शरण लेते हैं। कई एनिमल्स अपने अंडे जल में ही देते हैं, जैसे मछलियाँ हैं, फ्रॉग्स हैं, मेढक हैं, ये सब उसी में अंडे देती हैं, तो उनकी जीवन को भी ये प्रभावित करते हैं। तो वेटलैंड अगर हम नष्ट कर देते हैं तो सभी प्रभावित होंगे, सभी जीव जंतु उसमें रहने वाले भी, और उस पर आश्रित जो हैं, जैसे मनुष्य आश्रित है जल के लिए, कृषि के लिए हम जो सिंचाई के लिए जल लेते हैं, तो वेटलैंड्स भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल वेल्थ भी कह सकते हैं। वेटलैंड्स को हम पृथ्वी का, जैसे कि लैंडस्केप का हम किडनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये
बहुत तरह के जो प्रदूषण होता है तो उस प्रदूषण को जैसे जल प्रदूषण है तो जल प्रदूषण को कम करने में भी ये मदद करते हैं। ये आसपास के क्लाइमेट को भी स्टेबलाइज करते हैं। और हमारे यहाँ जो पृथ्वी पे जो जीवन की उत्पत्ति हुई तो जल से ही हुई, जल में ही हुई पहली मतलब जीवों की उत्पत्ति। साथ ही सभ्यता का विकास भी जल से ही शुरू हुआ। जितनी भी बड़ी सभ्यताएं जैसे हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता या जो भी सभ्यताएं हैं वो नदी पर ही या वेटलैंड्स पर ही आश्रित थी। तो वेटलैंड्स का बहुत महत्व है। जैसे हम छठ भी करते हैं ये तो वेटलैंड्स को में ही जाके करते हैं। तो ये धार्मिक, सामाजिक, कल्चरल, साइंटिफिक हर तरीके से हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जब हम वेटलैंड को भर के उस पर घर बना देंगे, इमारत बना देंगे, उसका क्षय होगा तो वहाँ पे रहने वाले जो पशु हैं, पक्षी हैं तो वो तो नष्ट हो जाएंगे। दूसरा कि उससे जो लोगों को, मनुष्यों को जो लाभ मिलता है तो वो लाभ भी नहीं मिलेगा। ये सब खामियाजा हम लोग भुगत भी रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में। ये अभी ये देखा जा रहा है कि वेटलैंड्स को भर के वहाँ इमारत, कल कारखाने या रोड या हाईवे बनाया जा रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। वेटलैंड्स को संरक्षित करना चाहिए। भारत में 2012-13 के समय वेटलैंड संरक्षण के लिए, वेटलैंड आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक कानून बना था, है ना। तो उसका पालन होना चाहिए। वेटलैंड्स को संरक्षित करने में सबों का योगदान होना चाहिए। जी बिल्कुल, और यही आज वक्त की मांग भी है कि हर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी निभाए। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। आपका तहे दिल से शुक्रिया यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान जिनसे हमने बहुत सारी बातें की और बहुत कुछ जाना समझा भी। और दर्शकों, आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि अपनी हिस्सेदारी, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और अपनी प्यारी पृथ्वी को बचाने में, उसको संरक्षित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम? अपने फीडबैक, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 801। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।